तो एपिसोड की शुरुआत थिएटर सीन से होती है। हमें एक दूसरे एंगल से दिखाया जाता है कि थिएटर में आखिर हुआ क्या। यहाँ हम साफ देख पाते हैं कि टेडी और फिल की सिस्टर सूजी 100% मर चुके हैं, लेकिन फिल की मौत के लिए मैं श्योर नहीं हूँ, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। खैर, दूसरी तरफ लिली बुरे सपने से जागती है। असल में थिएटर में जो हुआ उसे वही सपने में दिख रहा था। इसके बाद हमें एपिसोड का इंट्रो देखने को मिलता है, जिसमें बहुत कुछ है बताने को, जो मैं वीडियो के एंड पार्ट में बताऊंगा, तो वीडियो आखिर तक देखना। इंट्रो के बाद हम 2 पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जो रॉनी के घर के नीचे खड़े हैं, क्योंकि पिछली रात थिएटर में जो हुआ उसका शक रॉनी के फादर हैंक ग्रोगन पर जा रहा है, क्योंकि हैंक थिएटर का प्रोजेक्शनिस्ट है और दूसरी बड़ी बात, वो एक ब्लैक आदमी है। इन दोनों एपिसोड को देखकर क्लियरली दिखता है कि ब्लैक लोगों को हर कदम पर किसी न किसी फॉर्म में रेसिज्म झेलना पड़ रहा है। ये 1960s का अमेरिका है और इस शो में रेसिज्म थीम को एक हॉरर एलिमेंट की तरह यूज किया जा रहा है। एंड वैसे भी रेसिज्म जो भी इंसान फेस करता है उसके लिए किसी हॉरर से कम नहीं है। खैर, इन दोनों ऑफिसर्स की बात से पता चलता है कि थिएटर में किसी की बॉडीज नहीं मिली, लेकिन हर जगह खून ही खून था। पुलिस चीफ पूरी तरह से श्योर है कि हैंक ने ही बच्चों को मारकर कहीं गायब कर दिया है। रॉनी के घर में उसके फादर और ग्रैंडमदर डिस्कस कर रहे हैं कि पुलिस हैंक को फंसाना चाहती है। रॉनी बहुत परेशान है क्योंकि उसके फादर पर इल्जाम लगाया जा रहा है। हैंक रॉनी को भरोसा दिलाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ मेजर हेलन का घर अब सेटअप हो चुका है, साथ ही उसकी वाइफ और बेटा घर आ चुके हैं। इनके घर के आगे से एक लेडी गुजरती है जो इनको गुड मॉर्निंग तो कहती है, लेकिन उसके रिएक्शन से रेसिज्म साफ झलकता है और ऐसा एपिसोड में कई बार होता है। ये देख हेलन की वाइफ शार्लेट कहती है कि क्या हम यहाँ हैप्पीली रह पाएंगे। वही हेलन का बेटा विल अपने रूम में जाता है तो उसे वहाँ टेलीस्कोप मिलता है जो हेलन ने विल के लिए खरीदा था। विल टेलीस्कोप देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि टेलीस्कोप का आइडिया शार्लेट का था और वो चाहती थी कि हेलन विल को ये गिफ्ट दे ताकि बाप बेटे के बीच बॉन्डिंग अच्छी बनी रहे। ये सीन देखकर साफ दिखता है कि हर बाप की तरह हेलन भी चाहता है कि उसका बेटा उसकी तरह हो, लेकिन विल अलग है। विल हेलन की तरह टफ गाय नहीं है, वो थोड़ा साइंटिफिक है। वो अपनी एज के बच्चों से ज्यादा स्मार्ट है। पूरे एपिसोड को देखकर ऐसा लगता है कि विल का कैरेक्टर मॉरली स्ट्रॉन्ग दिखाया जा रहा है। शार्लेट तो अपने बेटे को अच्छे से समझती है, लेकिन हेलन फिलहाल सेम पेज पर नहीं है। शायद वो अपने काम में ही ज्यादा बिजी रहता है, इसलिए उसे अपने बेटे के साथ उतना टाइम नहीं मिला है। फिर सीन शिफ्ट होता है डेरी हाई स्कूल में। अब थिएटर में जो हुआ उस वजह से डेरी में नाइट कर्फ्यू लग चुका है। सबको अंधेरा होने से पहले घर में जाना पड़ेगा, खासकर बच्चों को। स्कूल में मार्ज अभी भी इन पैटी केक्स लड़कियों के ग्रुप में फिट होने की कोशिश कर रही है। वो स्कूल में लिली और रॉनी को बात करते हुए देखती है। फिर क्लास में मार्ज लिली से पूछती है कि क्या वो उसे इग्नोर कर रही है। लिली वैसे ही फिल और टेडी की मौत से काफी डिस्टर्ब है, तो वो मार्ज को कुछ खास रिप्लाई नहीं करती। फिर यहाँ क्लास में एंट्री होती है विल की। अब से वो भी डेरी हाई स्कूल में पढ़ेगा। यहाँ विल के पीछे बैठा स्टूडेंट उसकी चेयर हटा देता है, जिससे विल नीचे गिर जाता है और सब उस पर हंसने लगते हैं। यहाँ एक और कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस होता है, इसका नाम है रिच। दूसरी तरफ हेलन कर्नल फुलर से मिलता है, जो बताता है कि हानलन पर अटैक मास्टर्स ने किया था, वही रेसिस्ट बंदा। उसके रूम में वेपन भी मिला है और वो अपनी गलती कबूल कर चुका है। फिलहाल ये लोग मास्टर्स से बाकी 2 अटैकर्स की जानकारी निकलवा रहे हैं, लेकिन हेलन को शक है कि कुछ गड़बड़ है। उसे पता चलता है कि अटैकर्स ने मैक्रो PM पिस्टल का यूज किया था, जो कि एक सोवियत पिस्टल है। अगले सीन में शार्लेट डेयरी में घूम रही है, तभी यहाँ कुछ लड़के उसे बड़ी अजीब नजरों से देखते हैं। वो एक गली की तरफ से गुजरती है। ये गली हमने इट चैप्टर 1 में भी देखी थी। आगे कुछ लोग पॉल बनियन के स्टैचू के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर एक बोर्ड पर 1408 लिखा है, जो ईस्टर एग है स्टीफन किंग की शॉर्ट स्टोरी 1408 से। इस पर एक बढ़िया फिल्म भी बन चुकी है। यहाँ एक मीट शॉप में एक लेडी भी कह रही है कि पॉल बनियन का स्टैचू हटा देना चाहिए। वो ग्रैंड डैम्स ऑफ डेरी की बात करती है। अगर आप पिछले एपिसोड में इस लोगो को देखोगे तो ये ग्रैंड डैम्स ऑफ डेरी का ही लोगो है। शायद ये डेरी की इलाइट औरतों का कोई ग्रुप है। शार्लेट भी यहाँ से मीट लेती है। तब ये मीट सेलर अपना नाम स्टैन कर्स बताता है और कर्स फैमिली ने ही इट चैप्टर 2 में बेवरली का घर खरीदा था। यहाँ बाहर कुछ बुली लड़के एक लड़के को पीट रहे होते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब शार्लेट इस लड़के को बचाती है, तब ये बुली लड़के उसको गुस्से में देखते हैं। साथ ही आसपास के लोग भी ऐसे देखते हैं जैसे शार्लेट ने ही कुछ गलत किया हो। देखो, ये सब पेनीवाइज के कारण हो रहा है। वो डेरी के एडल्ट्स को ऐसे ही ब्रेन वॉश रखता है, जहाँ ये एडल्ट्स हर बात को यूं ही इग्नोर कर देते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर डिनर के वक्त यही बात शार्लेट विल और हेलन से शेयर करती है। वो कहती है कि वो उन बुली लड़कों के घर जाकर बात करेगी, लेकिन विल और हेलन कहते हैं कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, दूसरों के बीच में तुम्हें नहीं पड़ना चाहिए। शार्लेट फिर विल से पूछती है कि उसका स्कूल में फर्स्ट डे कैसा गया। विल जानबूझकर अपनी बुली होने वाली बात शार्लेट को नहीं बताता, क्योंकि उसे पता है फिर उसकी मदर स्कूल में आ जाएगी और बात बढ़ेगी और इस बारे में ज्यादा बात ना हो, इसलिए विल अपने रूम में भी चला जाता है। यहाँ हेलन श्रीवपोर्ट लुइसियाना की बात भी करता है, जहाँ ये पहले रहा करते थे। देखो, ये 1960s का टाइम था, तो उस टाइम पर ब्लैक सिविल राइट्स मूवमेंट चल रहा था। मतलब ब्लैक पीपल अपने बेसिक इक्वल राइट्स के लिए लड़ रहे थे। तो हो सकता है कि श्रीवपोर्ट में शार्लेट भी राइट्स के लिए लड़ रही होगी, जो हेलन के हिसाब से ठीक नहीं था। और इस बात को करते हुए इन दोनों की बात बहस में बदल जाती है।
हेनलन शार्लेट से माफी मांगता है कि ऑफिस में कुछ चल रहा है जिस वजह से उसका मूड ऑफ है, लेकिन हेनलन अपने ऊपर हुए अटैक के बारे में शार्लेट को नहीं बताता। शायद वो शार्लेट को परेशान नहीं करना चाहता, या फिर ऑफिस की बात ऑफिस में रहे तो ज्यादा ठीक है। देखो, हम क्लियरली देख पाते हैं कि शार्लेट बिल्कुल डायरेक्ट बात करती है। सही और गलत को लेकर वो बिल्कुल डायरेक्ट है। उसके लिए मिडिल ग्राउंड जैसी कोई चीज नहीं है, और शायद ये बात हेनलन को उतनी पसंद नहीं है, क्योंकि सबके साथ ठीक से रहने के लिए इंसान को थोड़ा मिक्स होना पड़ता है। दूसरी तरफ रोनी के फादर और ग्रैंडमदर बहस कर रहे होते हैं कि पुलिस वाले इसलिए हैंक के पीछे पड़े हैं क्योंकि वो एक ब्लैक आदमी है। जो रोनी सुन लेती है, वो बहुत डिस्टर्ब फील करती है। तब वो अपनी मदर की फोटो देखकर सोने की कोशिश करती है। वो बेडशीट से अपने आप को कवर कर लेती है, लेकिन कुछ देर बाद उसे अपने बेड में हार्ट बीट सुनाई देती है और उसकी बेडशीट धीरे धीरे एक इंसानी पेट में बदल जाती है। रोनी फिर किसी तरह पेट फाड़ कर बाहर निकलती है और देखती है कि उसका बेड ट्रांसफॉर्म हो चुका है उसकी मदर की बॉडी में। असल में रोनी का जैसे ही जन्म हुआ तभी उसकी मदर की मौत हो गई थी, और ये ट्रॉमेटिक इवेंट अब पेनीवाइज क्रिएट कर रहा है रोनी को डराने के लिए। रोनी के अब तक अम्बिलिकल कॉर्ड लगी हुई है, जिससे ये मदर फिर रोनी को अपनी तरफ खींचने लगती है और कटे हुए पेट में पेनीवाइज का मुंह दिखने लगता है, यानी कि उसके खतरनाक दांत। रोनी अपने दांतों से अम्बिलिकल कॉर्ड काट कर बच जाती है और मदर के पेट के अंदर पेनीवाइज की ग्लोइंग आईज दिखती हैं। फिर मदर तेजी से रोनी की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी रूम में रोनी के फादर आते हैं और रूम बिल्कुल क्लीन दिखता है। रोनी बहुत डरी हुई है। एक तरह से पेनीवाइज का आधा काम पूरा हो चुका है उसे डराने का। अब तक हमें 2 डिस्टर्बिंग बर्थ सीन्स देखने को मिले हैं, लेकिन ये वाला काफी डिस्टर्बिंग था। वैसे यहाँ पेनीवाइज मदर के जरिए बोलता है कि वो रोनी के फादर को ले जाएंगे और मार डालेंगे, जो शायद फोरशैडोइंग है कि हैंक को डेथ सेंटेंस दिया जाएगा और उसकी जान इलेक्ट्रिक चेयर द्वारा ली जाएगी, जो 1960s में कॉमन मेथड था डेथ सेंटेंस के लिए। अगले सीन में डिक हैलोरन अपने 2 ब्लैक एयरमैन दोस्तों के साथ एक बार में चिल कर रहा होता है। इसी जगह से दिन में शार्लेट भी गुजरी थी। यहाँ डिक कहता है कि वो एक सुपर सीक्रेट स्पाई मिशन में काम कर रहा है, जो उसके दोस्त मजाक समझते हैं। यहाँ 2 काउंसिलमैन पुलिस चीफ को प्रेशराइज करते हैं कि जल्द से जल्द हैंक को पकड़ो। चीफ का कहना है कि कोई सबूत नहीं है कि हैंक उस वक्त थिएटर में था। तब काउंसिलमैन चीफ को धमकी देता है कि कुछ भी करके हैंक को पकड़ो, वरना अगले इलेक्शन के बाद तुम्हें तुम्हारी पोजीशन से हटा दिया जाएगा। अब देखो, ये दोनों काउंसिलमैन जरूर पेनीवाइज के इन्फ्लुएंस में आकर चीफ को धमका रहे हैं, वरना और कोई रीजन तो मुझे समझ नहीं आता। साथ ही पेनीवाइज ने भी कहा था कि हैंक को पकड़कर ले जाएंगे। वहीं कोने में बैठे डिक और उसके दोस्त चिल कर रहे हैं और चीफ बारटेंडर को बोलकर इनको बाहर करवा देता है। वैसे डिक ये बात पहले ही सेंस कर लेता है और बेइज्जत होने से पहले अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाता है। यहाँ ये भी बात होती है कि क्या ब्लैक पीपल कहीं चैन से चिल भी नहीं कर सकते, और ये बात आगे चलकर हेल्प करेगी द ब्लैक स्पॉट क्लब बनाने के लिए, जहाँ आराम से ब्लैक पीपल बैठकर अपना टाइम पास कर पाएंगे। फिर ये तीनों वापस एयरफोर्स बेस जाते हैं, जहाँ एंट्रेंस पर एक सार्जेंट इन्हें शराब पिया हुआ देख रोक लेता है, लेकिन डिक कहता है कि उसके पास स्पेशल प्रिविलेजेस हैं, कुछ स्पेशल परमिशंस हैं, चाहे तो अपने सीनियर से पूछ लो। सार्जेंट अपने सीनियर से पूछता है तो उसको बताया जाता है कि डिक को जाने दो, और ऐसे में डिक और उसके दोस्तों को छोड़ दिया जाता है। अगले दिन मिलिट्री द्वारा जंगल में कहीं खुदाई हो रही है। इस खुदाई पर दूर से कुछ नेटिव अमेरिकन लड़के नजर रख रहे हैं, जिसमें से ये बंदा इस खुदाई से कुछ खास खुश नहीं लग रहा है। देखो, नेटिव अमेरिकन का खास रोल हो सकता है इस सीरीज में, क्योंकि नेटिव अमेरिकन ही फर्स्ट पीपल थे, पहले लोग थे जो सबसे पहले अमेरिका में बसे थे। इसका मतलब इनके पूर्वजों ने पेनीवाइज को किसी न किसी फॉर्म में 100% फेस किया होगा। और ऐसा ही कुछ हमें इट चैप्टर 2 में दिखाया गया था कि नेटिव अमेरिकन की एक ट्राइब सोकोपीवा के लोगों ने ही रिचुअल ऑफ चूट करके पेनीवाइज को कैद किया था। खैर, फिर कर्नल फुलर हैलोरन से कहते हैं कि ये 4th डिगिंग साइट है, जहां हैलोरन के कहने पर ये खुदाई कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हैलोरन की साइनिंग एबिलिटी के बारे में सीनियर्स ऑफिसर्स जानते हैं और हैलोरन की हेल्प से ये लोग कुछ ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हैलोरन कहता भी है कि हम लोग करीब हैं, मैं फील कर सकता हूँ। लेकिन फुलर का मानना है कि हैलोरन इनको बेवकूफ बना रहा है ताकि उसकी स्पेशल प्रिविलेजेस चलती रहें। दूसरी तरफ स्कूल में लंच के दौरान रोनी लिली को अपना डरावना विजन बताती है कि कैसे पेनीवाइज उसकी मदर बनकर आया और कह रहा था कि उसके फादर को ले जाएंगे और मार डालेंगे। रोनी को अब अपने फादर की फिक्र हो रही है, इसलिए वो लिली से पूछती है कि लिली ने पुलिस को क्या बताया। असल में लिली ने पुलिस को पूरा सच नहीं बताया था उस म्यूटेंट बेबी के बारे में, क्योंकि फिर लोग लिली को पागल समझेंगे और फिर उसको वापस जुनिपर हिल असाइलम में भेज दिया जाएगा। असल में लिली ने पुलिस को एक कहानी बताई कि रोनी के फादर हैंक वहाँ नहीं थे और थिएटर में जो हुआ उसके बारे में उसे कुछ खास याद नहीं है। रोनी कहती है कि सच बता दो उस म्यूटेंट बेबी के बारे में, नहीं तो पुलिस वाले कुछ ना कुछ करके उसके फादर को पकड़ ही लेंगे। लिली साफ कहती है
कि वो सच नहीं बताएगी क्योंकि उसे वापस असाइलम नहीं जाना है। देखो लिली अपने फादर की मौत के बाद डिस्टर्ब रही होगी, इसलिए उसे असाइलम में रहना पड़ा और अब म्यूटेंट बेबी वाली बात बताकर वो फिर से असाइलम बिल्कुल नहीं जाना चाहती। इन दोनों के बीच बहस होती है जिस वजह से टीचर रोनी को डिटेंशन रूम में भेज देती है। दूसरी तरफ फिलहाल अभी विल का कोई दोस्त नहीं बना है तो वो बेचारा लोकर एरिया में बैठकर अपना लंच करते हुए साइंटिफिक फैक्ट्स पढ़ रहा है। यहाँ उसके रिच से बात होती है। तभी यहाँ से पैटी केक्स का ग्रुप निकलता है जिसमें मार्ज होती है और रिच मार्ज को देखकर खो जाता है। यहाँ इंटरेस्टिंगली मार्ज के चश्मे में एक ऑरेंज ग्लोइंग रिफ्लेक्शन दिख रहा है जो ऑफ कोर्स पेनीवाइज का ट्रू फॉर्म डेड लाइट्स की तरह चमक रहा है और कुछ हद तक उसकी आंखों की तरह भी दिखता है। एंड ये एक तरह से फोरशैडोइंग हो सकती है कि शायद मार्ज की आंखों के साथ जरूर कुछ होगा क्योंकि उसने ट्रेलर के इस सीन में आई पैच पहना हुआ है। तभी यहाँ एक स्टूडेंट स्टिंग बॉम्ब फेंकता है। रिच और विल दोनों भागते हैं और विल गलती से सीधा टीचर के ऊपर जा गिरता है। टीचर को लगता है कि विल ने स्टिंग बॉम्ब फेंका था, इसलिए उसे भी डिटेंशन रूम में भेज दिया जाता है। रूम में ऑलरेडी रोनी भी होती है। तब इन दोनों की बातें होती हैं। साफ दिखता है कि विल को साइंस में बहुत इंटरेस्ट है और कहीं ना कहीं उसकी ये खूबी पेनीवाइज के खिलाफ हेल्प करेगी क्योंकि पेनीवाइज एक कॉस्मिक बीइंग है जो स्पेस से आया है और ये चीज विल जरूर समझ जाएगा। उसकी इंटेलिजेंस का प्रूफ हमें शो में जरूर देखने को मिलेगा। अब इन दोनों की बातें आगे बढ़ती इससे पहले स्कूल में पुलिस आकर लिली को ले जाती है। ये होते हुए रोनी भी देख लेती है और वो समझ जाती है कि कुछ गलत होने वाला है। वैसे यहाँ ब्लैक बोर्ड में किसी ने टर्टल ड्रॉ किया हुआ है। पता नहीं ये बंदा उसके साथ क्या कर रहा है, लेकिन टर्टल का रेफरेंस आप लोग समझ गए होंगे। इसी बीच शार्लेट सेकंड हैंड एंटीक शॉप में जाती है ताकि घर को सजाने के लिए कुछ खरीद सके। यहीं से हेलन ने विल के लिए टेलीस्कोप लिया था। यहाँ की शॉप ओनर रोज शार्लेट को बड़े ध्यान से देखती है। देखो हो सकता है कि रोज एक नेटिव अमेरिकन हो और उसे पेनीवाइज के बारे में कुछ पता हो। वैसे इट चैप्टर 2 में इसी शॉप से विलियम ने साइकिल खरीदी थी और तब शॉप ओनर होते हैं खुद स्टीफन किंग। उनका कैमियो था फिल्म में। फिर अगले सीन में हमें पुलिस चीफ का नाम पता चलता है, क्लिंट बॉवर्स। और ठीक इसी की ब्लड लाइन से हमने 8 मूवीज में पुलिस ऑफिसर ऑस्कर बॉवर्स और उसके बेटे हेनरी बॉवर्स को देखा था। खैर चीफ फिर लिली को मैनिपुलेट करता है ताकि वो थिएटर इंसिडेंट के बारे में सच्चाई बता दे। यहाँ ये बात भी कंफर्म हो जाती है कि लिली के फादर के उस मशीन एक्सीडेंट में कई टुकड़े हो गए थे और इसी ट्रॉमा की वजह से उसे असाइलम जाना पड़ा था। लिली की अब तक दवाइयाँ चल रही हैं। चीफ इसी बात का फायदा उठाकर लिली को डरा देता है और अपनी बातों के जाल में फंसा लेता है जिससे लिली के दिए गए स्टेटमेंट में श्योरिटी वाला एंगल हट जाता है। फिर ठीक अगले ही सीन में पुलिस हैंक को अरेस्ट कर लेती है। रोनी ये देख सीधा लिली के घर जाकर उसे कन्फ्रंट करती है कि उसने पुलिस को क्या बताया। लिली कहती है कि उसने पुलिस को कुछ नहीं बताया, लेकिन चीफ ने उसे ट्रिक करके अपना काम करवा लिया। अगले दिन लिली सुपरमार्केट में सामान लेने जाती है जहां हर इंसान लिली को बहुत ही अजीब नजरों से देख रहे थे। जैसे ये लड़का लिली के मार्केट में एंटर होते ही उसे देखता है। पहले तो मुझे लगा ये पेनीवाइज एक्टर बिल स्कार्सगार्ड है, लेकिन ये वो नहीं है। दूसरा ये ओल्ड लेडी और ऐसे ही और भी कई लोग। लिली को आवाजें भी सुनाई देने लगती हैं। उसे सेल में रखे कॉर्नफ्लेक्स बॉक्स पर मैटी, सूजी, फिल और टेडी के फोटोज दिखने लगते हैं और कॉर्नफ्लेक्स कंपनी का नाम देखो जो है पेनीवाइज। क्लियरली ये सब भी पेनीवाइज ही कर रहा है। हम देखते हैं कि बॉक्स में सूजी और टेडी की फोटो सड़ने लगती है, उनका फेस बिगड़ने लगता है। ये देख लिली डर कर भागती है और पिकल सेक्शन में चली जाती है जहाँ वो चारों तरफ से कैद हो जाती है। हम देखते हैं कि पेनीवाइज अब लिली के गिल्ट और ट्रॉमा का फायदा उठा रहा है। हमें अब तक पता है कि लिली के फादर की मौत पिकल जार कंपनी में हुई थी, उनके कई टुकड़े हो गए थे। तो यहाँ लिली को अपने फादर के कई टुकड़े पिकल जार में दिखते हैं। जार गिरकर टूटते हैं और लिली के फादर एक पिकल मॉन्स्टर के रूप में लिली के करीब आते हैं। ये देख के उसका बुरा हाल है, लेकिन तभी एक सुपरमार्केट एम्प्लॉय लिली के पास आता है और लिली का ये डरावना विजन गायब हो जाता है। इस पूरे सीन का नतीजा होता है कि लिली अभी भी मेंटली अनस्टेबल है, तो उसकी मदर उसे जूनिपर हिल असाइलम ले जाती है। असाइलम के ऑर्डरली लिली को देखकर क्रीपीली स्माइल करते हैं, जो ऑफ कोर्स पेनीवाइज का इन्फ्लुएंस है। वैसे सुपरमार्केट सीन में यहाँ कैलुमेट बेकिंग पाउडर के कैन दिखते हैं जो दी शाइनिंग फिल्म का रेफरेंस है। ओवरलुक होटल में यही बेकिंग पाउडर पेंट्री में दिखते हैं। दूसरा जब पिकल मॉन्स्टर अपनी जीभ बाहर निकालता है तब मुझे इट चैप्टर 2 से ये सीन याद आया। एक डिटेल मुझे ये भी लगती है कि शायद मैटी और फिल जिंदा हैं, क्योंकि कॉर्नफ्लेक्स बॉक्स में उनका फेस खराब नहीं होता और मैटी एंड फिल को हमने उतना क्लियरली मरते हुए नहीं देखा, जबकि म्यूटेंट बेबी टेडी को चीर देता है और उसने सूजी का हाथ अलग कर दिया था। दूसरी तरफ हेलन मास्टर्स को लॉकअप में मिलता है क्योंकि उसके अपने कुछ डाउट्स थे। वो सोवियत पिस्टल मैक्रो पीएम को खोलकर मास्टर्स के सामने रखता है और उसे भड़काता है, उकसाता है ताकि मास्टर्स पिस्टल उसके सामने लोड कर उस पर अटैक करे। हालांकि मास्टर्स पिस्टल लोड नहीं कर पाता। तब हेलन समझ जाता है कि उस अटैकर्स में मास्टर्स तो बिल्कुल नहीं था। फिर हेलन डायरेक्टली जनरल सॉ से मिलता है, उन्हें बताता है कि मास्टर्स रेसिस्ट है बट वो अटैकर नहीं है। फिर जनरल सॉ पूरी बात बताते हैं कि असल में हेलन पर हुआ अटैक एक टेस्ट था
जनरल अटैकर्स की आइडेंटिटी नहीं बताते क्योंकि वो जनरल के खास लोग हैं। प्लान में सिर्फ हेनलन को गन पॉइंट में रखकर उसके डर और लॉयल्टी का टेस्ट लेना था, लेकिन उनको अटैक करना पड़ गया, जो ऑफ कोर्स प्लान का हिस्सा नहीं था। दरअसल साउथ कोरिया में हेनलन को ब्रेन इंजरी हुई जिसमें उसका अमेगडाला डैमेज हो गया। अमेगडाला ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट होता है जो इमोशंस को कंट्रोल करता है, जैसे डर, गुस्सा और प्लेजर्स भी। मतलब अमेगडाला हमारे ब्रेन का इमोशनल अलर्ट सिस्टम होता है। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि हेनलन का अमेगडाला डैमेज्ड है तो उसे डर फील नहीं होगा, जिसका मतलब हेनलन डायरेक्ट एनिमी बनेगा पेनीवाइज का। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि पेनीवाइज हेनलन से कैसे निपटता है। वैसे जनरल सो खुद कहते हैं कि वो काफी टाइम से हेनलन जैसे बंदे को ढूंढ रहे थे जिसे डर फील ना होता हो, इसलिए उसकी पोस्टिंग यहाँ डेयरी में की गई है। जनरल हेनलन को स्पेशल प्रोजेक्ट एरिया में ले जाते हैं। उसे बताते हैं कि सोवियत सीक्रेटली अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स क्यूबा में रखने वाले हैं जो यूएस के बहुत पास है। सोवियत की ये मिसाइल्स लॉन्च के कुछ मिनटों में ही यूएस की मेजर सिटीज में गिर सकती हैं। वैसे ये 1962 है, तब कोल्ड वॉर चल रही थी। यूएस और सोवियत यूनियन के बीच पॉलिटिकल टेंशन थी और 1962 में ही क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल्स रखने की घटना हुई थी। ये असल हिस्ट्री है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस असल में हुआ था। इन्होंने शो में इस हिस्ट्री को बढ़िया तरीके से डाला है। फिर जनरल हेनलन को प्रोजेक्ट प्रीसेप्ट के बारे में बताते हैं, जो इनकी एक कोशिश है सोवियत मिसाइल्स लॉन्च होने से पहले कोल्ड वॉर जीतने की। प्रोजेक्ट प्रीसेप्ट में वो एक वेपन ढूंढ रहे हैं जो सालों पहले डेयरी में दफन हुआ था। ये वेपन अपने पास आने वाले लोगों पर खतरनाक डर पैदा करता है और इसी डर से उनकी मौत हो जाती है। लेकिन वेपन के बारे में कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जैसे ये वेपन कहाँ से आया और काम कैसे करता है, किसी को नहीं पता। फिलहाल बस इतना पता है कि ये वेपन हर तरफ से किसी ऑब्जेक्ट से घिरा हुआ है जिसे ये लोग बीकन्स कहते हैं, और अगर बीकन्स मिल गए तो इनके जरिए हमें उस वेपन की लोकेशन मिल जाएगी। और जब ये वेपन मिल जाएगा तब हेनलन की हेल्प चाहिए होगी, क्योंकि वेपन के पास जाते ही डर क्रिएट होता है और उसको सिक्योर करने के लिए हेनलन बढ़िया कैंडिडेट है, क्योंकि हेनलन को डर फील नहीं होगा, उसका अमेगडाला डैमेज जो है। तभी यहाँ कर्नल फुलर हैलोरन के साथ आते हैं और बताते हैं कि डिगिंग साइट से कुछ मिला है। फिर ये सब डिगिंग साइट जाते हैं जहाँ 1930s की एक पुरानी कार मिलती है जिसके अंदर 4 लोगों के स्केलेटन्स होते हैं। कार में गन्स हैं और कुछ कैश भी दिख रहा है। मतलब यही वो बीकन्स हैं जिससे मिलिट्री उस वेपन तक पहुंच पाएगी। एंड यही एपिसोड एंड हो जाता है। वैसे हाई चांसेस हैं कि ये कार ब्रैडली गैंग की होगी। दरअसल 1935 में बैंक रॉबर्स का एक ग्रुप था, दी ब्रैडली गैंग। बैंक लूटकर ये लोग डेयरी आए थे ताकि यहाँ छुप सकें। लेकिन जब डेयरी के लोगों को पता चला, उन्होंने पुलिस को नहीं बुलाया बल्कि अपने हाथों में बंदूक लेकर सड़क पर आ गए और सबने एक साथ गोलियां चला दी। दोनों तरफ से फायरिंग हुई और कोई भी नहीं बचा। एंड हाँ, ये काम भी पेनीवाइज का था। उसके सुपर नेचुरल इन्फ्लुएंस से ये ब्रैडली गैंग मैसेकर हुआ था। अब आते हैं वेपन पर जो मिलिट्री ढूंढ रही है। देखो, ये वेपन पेनीवाइज ही होगा क्योंकि वो इंसानों में डर पैदा करता है और फिलहाल मिलिट्री को नहीं पता है कि वो वेपन क्या चीज है। हाई चांसेस हैं कि किसी दिन डिक हैलोरन को पेनीवाइज की एग्जिस्टेंस सेंस हुई हो। उसने अपने सीनियर्स को ये बात बताई कि कोई चीज है जो डेयरी में दफन है जिसको वो वेपन की तरह यूज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हैलोरन को भी नहीं पता है कि वो आखिर किस चीज से टकराने वाले हैं। और जैसे जैसे हैलोरन को समझ आएगा कि वो वेपन पेनीवाइज है, तब तक शायद देर हो जाएगी। वैसे क्या पता ये शो किसी तरह के आर्टिफैक्ट को वेपन दिखाए जो सालों पहले पेनीवाइज के साथ स्पेस से गिरा हो, जो अभी भी दफन हो। खैर, वो तो आगे ही पता चलेगा। चलो अब बात करते हैं ओपनिंग इंट्रो की, या कह लो ओपनिंग क्रेडिट्स की। यहाँ बहुत कुछ दिखाया गया है। जैसे स्टार्ट में पॉल बनियन का स्टैचू, एक फैमिली के पीछे हम वही टावर देख सकते हैं जहाँ मैटी लिली को लेकर गया था। फिर एक छोटी लड़की ड्रेन में देख रही है। इट चैप्टर 1 में पेनीवाइज ने जॉर्जी को ऐसे ही मारा था। एक लड़का ऑक्टोपस से कैंडी ले रहा है और शैडो में हम पेनीवाइज की ग्लोइंग आईज देख सकते हैं। फिर जूनिपर असाइलम में बच्चे का ट्रीटमेंट किया जा रहा है जहाँ डॉक्टर एंड नर्स क्रीपीली स्माइल कर रहे हैं। ये स्माइल फोरशैडोइंग थी कि एपिसोड में आगे क्या होगा। फिर नाइबोल्ट स्ट्रीट हाउस के बाहर एक फैमिली फोटो क्लिक कर रही है और उनका बेटा पीछे घर की तरफ देख रहा है जहाँ पेनीवाइज की आंखें उसे दिख रही हैं। शायद पेनीवाइज इस बच्चे को डरा रहा होगा। ये हाउस वही जगह है जहाँ सालों पहले पेनीवाइज गिरा था। मतलब इस घर के नीचे ही पेनीवाइज पनपता है। ये घर ही उस तक पहुँचने का रास्ता है और मुझे लगता है कि ये घर हमें इस शो में जरूर देखने को मिलेगा। शायद मिलिट्री वेपन ढूंढते ढूंढते इसी लोकेशन पर आएगी। फिर एक टीचर स्टूडेंट्स को न्यूक्लियर अटैक के बारे में बता रही है। ये न्यूक्लियर ब्लास्ट एक तरह से पेनीवाइज को रेफरेंस किया जा रहा है क्योंकि उसका डेयरी शहर में होना किसी न्यूक्लियर ब्लास्ट से कम नहीं है। साथ ही यहाँ पेनीवाइज का रेड बलून भी दिख रहा है। स्टूडेंट ब्लास्ट देखकर डर रहे हैं। इनकी कोई फोटो भी ले रहा है और कैमरे पर हाथ है पेनीवाइज का, जिसका मतलब हो सकता है कि पेनीवाइज बच्चों को ये ब्लास्ट दिखा रहा है
और वो टीचर इसीलिए हंस रही है। फिर दिखाया जाता है ब्रैडली गैंग मैसेकर, जहाँ हम क्लियरली पेनीवाइज को भी देख सकते हैं और ये कार बिल्कुल वैसी ही है जैसे एंड सीन में खुदाई से निकली है। फिर हमें डेरी की एक और बड़ी घटना देखने को मिलती है, किचनर आयरन वर्क्स ट्रेजेडी। 1908 में ईस्टर संडे का दिन था। डेरी के लोग खुशी मना रहे थे। किचनर फैक्ट्री के पास बच्चे ईस्टर एग हंट खेल रहे थे, लेकिन अचानक से एक ब्लास्ट हुआ। आयरन वर्क्स फैक्ट्री पूरी जल गई। इस ब्लास्ट में 108 लोग मारे गए, जिसमें 88 छोटे बच्चे थे। दूर से ये सिर्फ एक एक्सीडेंट दिखता है, पर डेयरी में अक्सर एक्सीडेंट इतने सिंपल नहीं होते हैं। जैसे ब्लास्ट के बाद कुछ लोगों ने बताया कि ब्लास्ट से पहले इन्होंने एक क्लाउन को देखा था, जो ऑफ कोर्स पेनीवाइज था। देखो, ये एपिसोड भी काफी बढ़िया था। मुझे पूरे एपिसोड में बहुत जगह माइक फ्लैनेगन की वाइब्स आई। सुनने में ऐसा आ रहा है कि पेनीवाइज हमें लेटर हाफ में देखने को मिलेगा, शायद 4th एपिसोड के बाद, क्योंकि क्रिएटर्स पेनीवाइज के और रूप भी दिखाना चाहते हैं। पेनीवाइज का आखिर में दिखना, ये चीज मुझे तो चलेगी, क्योंकि पेनीवाइज जब बाद में आएगा तो उसके प्रेजेंस का ऑरा नेक्स्ट लेवल होगा। बस तब तक स्टोरी इधर उधर न चली जाए। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं सुनाई दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, मुझे अच्छा लगेगा। हैप्पी वॉचिंग।